इस कहानी का शीर्षक है पिता। तुम यार पापा जी को समझाते क्यों नहीं? जब देखो मुंह उठाकर चले आते हैं। जब बेटा बहू जॉब वाले हों तो थोड़ा छुट्टियों का हिसाब किताब देख कर आएँ। डाइनिंग टेबल साफ करती निधि ने ससुर के बाहर निकलते ही निखिल से कहा। उनका दर्द समझने की कोशिश करो। मम्मी जी के बाद उनके परम मित्र एक एक कर उनके करीबी लोग उनसे बिछड़ गए। बुढ़ापे में बुजुर्गों को अकेलापन कचोटता है और इसका एक ही इलाज है, अपनों से मिला प्यार और अपनापन। इसी में उनकी सच्ची खुशी है। मैं तो कहता हूँ तुम अपने डैडी को भी यहाँ बुलवा लो। दोनों बुजुर्गों में अच्छी बनती है, बढ़िया टाइम पास हो जाएगा। निखिल अपनी प्लेट उठाकर किचन में चला गया। यहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति संभालना भारी हो रहा है। पतिदेव मेरे डैड को और यहाँ बुलाने की सोच रहे हैं। इनसे तो कुछ कहना ही बेकार है। निधि अपने में बड़बड़ाती रही। एक दिन कैलाश जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार हो गया। निखिल काफ़ी हैरान था क्योंकि जानता था उसके पिता अपनी और अपनों की सेहत के प्रति काफ़ी सजग रहते हैं। निधि का सोच सोचकर ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। अगर इनको एडमिट करवाना पड़ा तो छुट्टी लेनी पड़ेगी। मुझे तो मिलने से रही। पहले ही अंश के होने के बाद मुझ पर जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई हैं, फिर एक बीमार बुजुर्ग इंसान को संभाल पाना, ना बाबा ना। निखिल के पिता हैं, वो ही छुट्टी लें, तीमारदारी करें। मैं मेरा परिवार संभाल लूँ, वही बहुत है। निधि का डर बेकार था। कुछ ही दिनों में कैलाश जी एकदम स्वस्थ हो गए। निधि निखिल की गृहस्थी की गाड़ी फिर से स्पीड से चल पड़ी। जहाँ कैलाश जी बेटे बहू पोते के साथ खुश रहने लगे, वहीं अंश भी अपने दादाजी के साथ बहुत खुश रहता। एक दिन कैलाश जी ने अपने कमरे में बेटे बहू को बुलाया। क्या लगता है पापा जी क्या कहने वाले हैं? निधि, तुम जैसे ओवर थिंकिंग लोगों के साथ यही दिक्कत है। होता कुछ नहीं, हाय हाय पहले मचा देते हैं। निखिल निधि पापा जी के कमरे में पहुँचे तो उनके हाथ में कुछ मेडिकल बिल्स और टेस्ट रिपोर्ट्स थीं। हे भगवान, ये तो लंबा चौड़ा खर्चा लग रहा है। निधि ने फुसफुसाते हुए कहा। चुप करोगी? पापा जी सरकारी महकमे से रिटायर हैं। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सभी खर्चा मिलता है। नहीं भी मिले तो उनका बेटा बैठा है। हाँ, बस यही सुनना था। तुम्हारे पिता तुम्हारी जिम्मेदारी हैं, मुझसे कोई उम्मीद मत करना। निधि अपना पल्ला झाड़ते हुए कमरे से बाहर आ गई। 2-3 दिन बाद, जिस दिन पापा जी ने कमरे में बुलाया था, उस दिन से आप चुप हैं। क्या कोई गंभीर बात है? निखिल, कुछ कहिए तो सही। तुम जानना चाहती तो उस दिन पापा जी के कुछ बोलने तक कमरे में रुकती। इस तरह बेरुखी से निकल नहीं जाती, जैसे तुम्हें कोई मतलब ही नहीं। निखिल नाराज़गी से बोला। अच्छा, आई एम सॉरी, बताइए ना प्लीज़ क्या हुआ? निधि, तुम्हारे डैड को कैंसर है। वो रिपोर्ट्स और बिल उन्हीं के थे। पापा जी उनसे बाग के समय रोज़ मिला करते थे। कुछ दिनों से वो जल्दी थक जा रहे थे। आंखों से धुंधला दिख रहा था। तुम्हारे वर्किंग भैया भाभी की व्यस्तता के चलते वो अपनी तकलीफ़ सबसे छुपा रहे थे। मेरे पापा जी ने जिद कर उनके सारे टेस्ट करवाए। समधन जी भी दिल की मरीज हैं। पापा जी ये सब बातें तुमसे करना चाहते थे, लेकिन तुम तो कोई नई जिम्मेदारी ना मिल जाए इसी डर से भाग खड़ी हुई। निधि की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। निखिल ने उसे सहारा दिया। घबराओ मत, मैं तुम्हारे पिता की जिम्मेदारी कहकर पल्ला नहीं झाड़ूंगा। मैंने और पापा जी ने सोचा है हम डैड का अच्छे से इलाज करवाएंगे। कैंसर का फर्स्ट स्टेज है। समय रहते सही इलाज मिल जाए तो वो पहले की तरह स्वस्थ हो सकते हैं। निखिल ने पत्नी की चिंता दूर करते हुए कहा। निधि का मन आत्मग्लानि से भर गया। जिन ससुर को उसने हमेशा बोझ समझा, आज वही ससुर उसके पिता के जिंदा रहने की वजह बन गए। आज निधि स्वयं को विकट परिस्थिति में महसूस कर रही थी, जहां वो चाहकर भी अपने भाई भाभी से नफरत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अपनी भाभी में अपनी ही छवि परिलक्षित हो रही थी। गलती किससे नहीं होती, पर समय रहते इंसान माफ़ी मांग ले तो सब कुछ ठीक हो जाता है। निधि निखिल कैलाश जी के समय रहते
उठाए गए कदम से पुरुषोत्तम जी बिल्कुल स्वस्थ हो गए।